तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम जब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। बाइपोलैरिटी का सिंपल वर्ड से मतलब होता है कि वर्ल्ड जो है वो दो पार्ट्स में था, तो उसको बाइपोलैरिटी बोला जा रहा है। मतलब दुनिया का एक हिस्सा जो था वो यूएस के पास था और दूसरा हिस्सा यूएसएसआर के साथ चला गया था। ये यूएसएसआर और यूएस क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और ये है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनाइटेड स्टेट्स की जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिज्म के साथ थी। मतलब ये लोग पूंजीवाद में भरोसा करते थे, जिसके पास जितनी संपन्नता है, प्राइवेटाइजेशन है, वो उतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। यूएसएसआर जिसकी फुल फॉर्म थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये लोग भरोसा करते थे सोशलिज्म में। इनका भरोसा समाजवाद में था। कहने का मतलब ये लोग भरोसा करते थे इन विचारधाराओं पे कि प्राइवेटाइजेशन की जगह गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, सरकार के पास नियंत्रण होना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर होनी चाहिए। समाजवाद जैसे नीति ये लोग फॉलो करा करते थे। अब इसके आगे क्या होना शुरू होता है? बर्लिन वॉल गिर जाती है। ये बर्लिन वॉल कहाँ पर थी? तो जो जर्मनी है, जर्मनी का जो मैप है उसमें बीच में से इलाका जाता था जिसका नाम था बर्लिन वॉल। इस बर्लिन वॉल में, बर्लिन वॉल की ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज थी और जो वेस्ट की तरफ कंट्रीज थी, ये पूरा एरिया चला जाता है यूएसएसआर के पास। ये वाला एरिया चला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। अब बर्लिन वॉल जब गिरती है तो बाइपोलैरिटी खत्म हो जाती है। यार यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। लोग क्या करते हैं? बर्लिन वॉल को गिरा देते हैं। बर्लिन वॉल को गिरा देने के बाद से वर्ल्ड में जो ये ध्रुवीकरण हो रखा था, दुनिया दो भागों में विभाजित थी, ये विभाजन खत्म हो जाता है और वर्ल्ड बाइपोलैरिटी खत्म होने के बाद यूनिपोलर बन जाता है। हम यूनिपोलैरिटी को आगे देखेंगे, मतलब कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ चला जाता है। सोशलिज्म लगभग समाप्त हो जाता है, मतलब हर जगह पे कैपिटलिज्म वाली नीतियाँ भी आना शुरू हो जाती है। एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है वो है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। कहने का मतलब ये सोवियत सिस्टम क्या है? ये जो यूएसएसआर था, चैप्टर उसी के ऊपर फोकस करेगा। बाइपोलैरिटी खत्म हुई तो ये सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम की क्या क्या नीतियाँ थी, सोवियत सिस्टम किन किन आधार पे काम करता था। तो इसे अगर हमें समझना है तो हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लगभग 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले हम समझते हैं सोवियत सिस्टम की पॉलिटी कैसी है, सोवियत सिस्टम की राजनीति कैसी है। तो सोवियत सिस्टम में वन पार्टी रूल है। कैसा रूल है? वन पार्टी सिस्टम है। और ये वन पार्टी कौन सी है? ये है बोल्शेविक कम्युनिस्ट बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूल करती है और वन पार्टी सिस्टम है। ये वन पार्टी सिस्टम क्या होता है बच्चों? वन पार्टी सिस्टम में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका दबदबा रहता है और अधिकतर कंट्रीज जैसे कि चाइना, रशिया, ये कंट्रीज जो है वो वन पार्टी सिस्टम पे
चुनाव होते रहते हैं, कैंडिडेट्स बदलते रहते हैं, लेकिन वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके विपरीत भारत जैसी कंट्रीज में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टीज होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर 7 अधिकृत नेशनल पार्टीज हैं और रीजनल लेवल पे तो बहुत सारी पार्टीज हैं। ऐसे ही कई कई जगह पे 2 पार्टी सिस्टम होता है। 2 पार्टी सिस्टम का मतलब है इसमें 2 पार्टीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर 2 पार्टीज ऑपरेट करती हैं। एक पार्टी चुनाव में आती है, दूसरी पार्टी आती है। हम यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो सबसे पहले पॉलिटी को डिस्कस करा। रशिया की पॉलिटी में 1 पार्टी सिस्टम है और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। अब समझते हैं कि रशिया की इकोनॉमी कैसी है। रशिया की जो इकोनॉमी है उसको जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वापस से हम देखना शुरू करते हैं रशिया की इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले रशिया की जो इकोनॉमी है उसके कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है। मैं जब बोल रहा हूँ स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, मतलब कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर स्टेट का अधिकार रहता है। स्टेट गवर्नमेंट उसका संचालन करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना उसका कंट्रोल अपने पास रखती है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगभग ना के बराबर थी। सेकेंड वाले पे हम देख रहे हैं तो इनकी इंडस्ट्री जो थी वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी। ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन करा करते थे, मतलब खुद ही उत्पादन किया करते थे और उसकी खुद ही खपत कर लिया करते थे। प्रोडक्शन भी खुद ही करते थे और कंजम्पशन भी खुद ही कर लिया करते थे। ना बाहर से इंपोर्ट करा करते थे, ना बाहर एक्सपोर्ट करा करते थे। दोनों चीज़ें ये लोग खुद कंट्रोल करा करते थे। इसी को बोला जाता है डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडस्ट्री। थर्ड वाले पार्ट में हम देख रहे हैं तो इनकी इंडस्ट्री लगभग सारी ही कंट्रीज से आगे थी, लेकिन अमेरिका से ये लोग पीछे थे। अमेरिका से यूएसएसआर जो था वो पीछे था। मतलब ये लोग एरोप्लेन से लेके, पेन से लेके हर एक चीज़ बनाया करते थे। फ्रॉम पेन टू प्लेन हर एक चीज़ बनाया करते थे और हर चीज़ में ये लोग क्वालिटी मेक श्योर करते थे, लेकिन फिर भी इनकी जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स था वो अमेरिका से पीछे हुआ करता था। तो ये 3 एस्पेक्ट्स में हम इनकी इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा क्वालिटी, फिर हमने देखा इकोनॉमी। अब हम तीसरे वाले बात करना शुरू करते हैं। वो तीसरा पार्ट है सोसाइटी। सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी में सबसे पहली चीज जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो है कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि रशिया सोवियत सिस्टम में सोशलिज्म था, समाजवाद था, तो गवर्नमेंट ने मेक श्योर कर रखा था कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। देखो अनएम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयमेंट में अब इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं कि नो अनएम्प्लॉयमेंट और जीरो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है। नो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जिन जिन लोगों को काम करना है उनके पास काम है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है क्योंकि लोग जॉब चेंज करा करते हैं, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। कभी कभी लोग चेंज कर रहे होते हैं जॉब, कभी कभी जैसे कि टाइपराइटर से जो कंप्यूटर्स आने लगे तो लोगों को उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ी। नो अनएम्प्लॉयमेंट, जिन जिन लोगों को काम करने की आवश्यकता है उन लोगों सारे लोगों को काम मिल रहा है, ऐसा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है। नो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल डिफरेंट है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी था। मतलब लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला हुआ था। जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जैसे कि शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ की
की सरकार ने इंश्योर कर रखी थी। तो यही सारी चीज़ें थी सोवियत सिस्टम में, जिसमें हमने पॉलिटी देखा, इकोनॉमी देखा और सोसाइटी देखा। अब इसके बाद बात करना शुरू करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। जो नेक्स्ट वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम के बाद हम बात करना शुरू करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो व्यक्ति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है कि यूएसएसआर कैन ब्रेक, मतलब इसको यूएसएसआर के विखंडन के बारे में पहले ही अंदेशा हो जाता है। कैसे अंदेशा हो जाता है? तो इसको पता चलना शुरू होता है कि टेक्नोलॉजी की रेस में, आर्म्स रेस में, और जो दुनिया भर का परसेप्शन है वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, वो अमेरिका की तरफ जा रहा है। लोग बाग जो हैं वो अमेरिका की नीतियाँ पसंद कर रहे हैं और इसको धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि यूएसएसआर टूटने वाला है। ठीक है, इसलिए ये व्यक्ति हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मिखाइल गोर्बाचेव। एनसीईआरटी में इसकी भी अलग से हेडिंग दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है, ये जो व्यक्ति है ये अलग अलग नीतियाँ बनाना शुरू करता है, जैसे कि स्टेबलाइज करना शुरू करता है रिलेशंस विद वेस्ट, मतलब ये अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे करना शुरू करता है, अमेरिका जैसी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे करना शुरू करता है, कैपिटलिज्म की तरफ जाना शुरू करता है, पूंजीवाद की तरफ जाना शुरू करता है और धीरे धीरे ये उनके साथ रिलेशंस वगैरह मेंटेन करना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी नीतियाँ फेल हो जाती हैं। मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज जो होती हैं डिड नॉट वर्क, मतलब ये कोशिश तो कर रहा होता है वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छे करने की, लेकिन इसकी नीतियाँ जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या होता है? तो देखो, इसका जो सबसे प्राइमरी रीज़न है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है, इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न जो रहेगा वो रहता है his own party did not support him। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से इसकी नीतियाँ वेस्ट के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने की फेल हो जाती हैं, उसका रीज़न है कि हिज ओन पार्टी डिड नॉट सपोर्ट हिम। ऐसा क्यों हुआ कि इसकी पार्टी ने इसको सपोर्ट क्यों नहीं करा जब ये अमेरिका के साथ संबंध अच्छे कर रहा था? इसका रीज़न ये था क्योंकि इनकी पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा वाली थी, वामपंथी विचारधारा वाली थी, समाजवाद वाली विचारधारा वाली थी, और सोशलिज्म बिल्कुल अपोजिट था वेस्ट के कैपिटलिज्म से। तो जब ये नीतियाँ अच्छी करना शुरू करता है, रिलेशंस अच्छे करना शुरू करता है, तो इसकी पार्टी के मेंबर्स खुद ही इसको अपोज करना शुरू कर देते हैं। क्या समझ में? फिर कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जब इसने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, मतलब तब तक चीज़ें बहुत खराब हो चुकी थी ऑलरेडी, तब तक यूएसएसआर का विखंडन लगभग तय था। अब जब इसने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तैयार किए, उस समय पे इसने बहुत जल्दी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तैयार करे, और बहुत जल्दी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तैयार करने की वजह से ये खुद ही अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को मेंटेन नहीं कर पाया। आया समझ में? अब इसके बाद क्या होता है, मिखाइल गोर्बाचेव को हटाने के लिए एक कूप हो जाता है। ये कूप क्या होता है? जब सेना टेक ओवर कर लेती है किसी भी जगह पे, किसी भी राज्य में, जब सेना टेक ओवर कर लेती है तो उसको कूप
बोला जाता है, तो मिलिट्री का कूप हो जाता है, क्योंकि इसकी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो मिलिट्री आती है, इसको हटाने के लिए आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा विद्रोह वगैरह होने लग जाता है। मिलिट्री का कूप हो तो जाता है, लेकिन उस समय पे कूप को रोक दिया जाता है एक नए व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम था बोरिस येल्सिन। तो ये बोरिस येल्सिन क्या करता है, इस मिलिट्री कूप को रोक देता है। एक कूप हो रहा था, मिखाइल गोर्बाचेव को हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा विद्रोह होने लग जाता है, तो एक नया वहाँ पर प्रेसिडेंट निकल के आता है, जिसका नाम होता है बोरिस येल्सिन। तो ये जो बोरिस येल्सिन होता है, ये मिलिट्री के कूप को रोकने का काम करता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय नेता बन जाता है ये। अब इसके आगे क्या होता है, बोरिस येल्सिन यूक्रेन, रशिया और बेलारूस, ये तीनों देश साथ में आते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि यूएसएसआर डिसबैंड हो चुका है। 1991 में ये तीनों देश यूक्रेन, रशिया, बेलारूस साथ में आते हैं बोरिस येल्सिन के अंडर, और जब ये तीनों देश साथ में आते हैं यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, ये डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई यूएसएसआर अब टूट चुका है। मतलब जो यूएसएसआर जिसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, वो यूएसएसआर जिसमें बाल्टिक स्टेट्स थे, वो यूएसएसआर जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, ये यूएसएसआर टूट चुका है, ऐसा बोरिस येल्सिन के अंडर ये तीनों देश आके डिक्लेयर कर देते। तो ये था हमारा मिखाइल गोर्बाचेव का पार्ट। थोड़ा सा आगे चलते हैं चैप्टर में और देखना शुरू करते हैं कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। कहने का मतलब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ क्यों। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कर रहे हैं, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब ये टॉपिक आता है, यूएसएसआर टूट चुका है, बोरिस येल्सिन ने आके डिक्लेयर कर दिया है, यूक्रेन, बेलारूस और रशिया ने मिलकर। अब हम रीजंस देखना शुरू करते हैं कि विखंडन हुआ क्यों। तो सबसे पहला इसमें जो रीजन रहता है वो रहता है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव क्योंकि अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, यही पहला रीजन हो जाता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। क्योंकि देखो, अगर मिखाइल गोर्बाचेव को पता होता कि ये विखंडन होने वाला है और वो रोक देता उस विखंडन को जैसा उसको पता था, तो ये डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। पर क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव इसने अंदाजा तो लगा लिया कि विखंडन हो सकता है, लेकिन ये खुद ही रोक नहीं पाया उस विखंडन को, इसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स ने उसको सपोर्ट नहीं करा था। सेकेंड रीजन है कि ये लोग कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस में होने लगे थे, जिसमें ये लोग आर्म्स रेस में लगे हुए थे। मतलब कि अगर यूएस के पास कोई न्यूक्लियर वेपन था तो रशिया को भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए था। यूएस अगर स्पेस रेस में जा रहा था तो रशिया को भी स्पेस रेस में जाना था। यूएस अगर ओशियन में ड्रिलिंग कर रहा था, ओशियन को एक्सप्लोर कर रहा था, तो रशिया को भी एक्सप्लोर करना था। ऐसी सारी रीजंस की वजह से ये लोग आर्म्स रेस में, हथियारों की रेस में, दूसरी रेस में एक के बाद एक पैसा खर्च करे जा रहे थे, जिसकी वजह से इनके पास खुद की जनता को संभालने के लिए पैसे नहीं बचते, क्योंकि ये लोग यूएसएसआर और यूएस कोल्ड वॉर की वजह से हथियारों की रेस में उलझे हुए थे। न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनको भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, उनके पास कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी आ रही है, इनको भी मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो ऐसी सारी आर्म्स रेस में ये लोग लगे हुए थे। तीसरा रीजन
रीजन था देखो रशिया का जो एरिया था, यूएसएसआर का जो एरिया था, उसके आसपास के जो स्टेट्स थे वहाँ पर रशिया जो था उनको सैटेलाइट स्टेट्स बोला जाता है। वो लगते हुए तो नहीं थे यूएसएसआर की टेरिटरी के साथ, थोड़ा सा दूर पे थे, तो उन्हीं को सैटेलाइट स्टेट्स बोला जा रहा है। अब ये सैटेलाइट स्टेट्स जो थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ करता था उनके मेंटेनेंस के ऊपर। किस तरीके का खर्चा हुआ करता था? जैसे कि वहाँ पे गवर्नमेंट बिठाना, वहाँ पे अपनी रेजिम को बिठाना, वहाँ पे लोगों का पालन पोषण करना, वहाँ पे भी सोशलिज्म की नीतियों को उतारना, ऐसे सारे रीजंस की वजह से, उनका मेंटेनेंस करने की वजह से, इन सैटेलाइट स्टेट्स का ध्यान रखने की वजह से भी इनके पास पैसे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ रीजन क्या था? राइज ऑफ नेशनलिज्म sovereignty एंड ईस्ट यूरोप। तो बेटा ये समझ लेते हैं टॉपिक क्या होता है। राइज ऑफ नेशनलिज्म मतलब कि जो बाल्टिक स्टेट्स थे, बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं? अगर आप मैप में देखोगे वर्ल्ड मैप, तो वहाँ पे एक आपको बाल्टिक सी दिखेगा। वहाँ पे 3 देश दिखेंगे आपको, जिनका नाम है लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तो ये जो 3 देशों का समूह है उनको बाल्टिक स्टेट्स बोला जाता है। बाल्टिक स्टेट्स के अलावा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? ऐसी कंट्रीज जो बर्लिन वॉल के ईस्ट की तरफ आ रही है। यहाँ पर संप्रभुता की फीलिंग और यहाँ पर राष्ट्रवाद की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ये लोग बोलते हैं कि रशिया हमारा निर्णय नहीं लेगा, ये हम लोग खुद अपना निर्णय लिया करेंगे, हम लोग खुद अपनी सरकार चलाया करेंगे। रशिया का जो राष्ट्रवाद है वो हम लोगों के राष्ट्रवाद से अलग है, रशिया की जो भावना है वो हम लोगों की भावनाओं से अलग है। इसके लिए वहाँ पे राष्ट्रवाद का जन्म होना शुरू होता है, राष्ट्र भावना का जन्म होना शुरू होता है और संप्रभुता का भी जन्म होना शुरू होता है। मतलब वहाँ के जो लोग बाग हैं वो चाहते हैं कि अब उनको खुद की सरकार मिले, रशिया उनको ना चलाए। इसके अलावा क्या होता है कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी अथॉरिटेटिव हो जाती है। मतलब वहाँ पर जो नौकरशाही होती है वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मनमानी ढंग से काम करने लगती है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ पे आईएएस अधिकारी लोग होते हैं, वैसे ही जो यूएसएसआर के अधिकारी होते थे वो लोगों की कंप्लेंट्स सुनना बंद कर देते हैं। वो लोगों की जो परेशानियाँ होती हैं, लोगों की जो ग्रीवियंसेस होती हैं, उसको सुनना बंद कर देते हैं। और उनको सुनना जब वो बंद कर देते हैं तो वहाँ पे लोग बाग काफ़ी ज़्यादा विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बाग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में आना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आना शुरू कर देते थे, नौकरशाही के अगेंस्ट में आना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो नाखुश हो जाते हैं। ऐसे करके इन सारे रीजंस को अगर हम एड्रेस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि सोवियत यूनियन का विखंडन क्यों हुआ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, टॉपिक यही है लेकिन 5 पॉइंट्स के अलावा दूसरी बात होगी। आप इन 5 पॉइंट्स में आंसर करोगे, इसके अलावा छोटे क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं इसी टॉपिक में से। नेक्स्ट जो टॉपिक निकल के आता है व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट में, इसमें आता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का टॉपिक। तो देखो हुआ क्या था, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक क्या है ये अच्छे से सुन लेते हैं। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक 5 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं उनको आप कैसे याद रखोगे? दो तो देखो टी से हैं, 2 के से हैं और 1 यू से। तो होता क्या है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब
हमने जब देखा कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तब हमने देखा कि बाल्टिक स्टेट्स को भी प्रॉब्लम थी, वो भी यूएसएसआर के साथ नहीं रहना चाहते थे। बाल्टिक स्टेट्स मतलब लैटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, मतलब बाल्टिक सी के आसपास के जो स्टेट्स हैं, और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को भी दिक्कत है। ये दोनों ही रशिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, इनके अंदर राष्ट्र भावना की फीलिंग बनना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स रशिया के साथ रहना चाहते थे। इनको दिक्कत कब होनी शुरू हुई, जब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्रिएट हुआ। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जब क्रिएट होता है, तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जब रशिया ने देखा, यूएसएसआर ने देखा कि विखंडन हो रहा है, तो उसने क्या किया, बाल्टिक स्टेट्स का, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का और जो बाकी देश थे, इन सब का एक कॉमनवेल्थ बना दिया। मतलब करेंसी वरेंसी जो सारी चीज़ें थी, वेल्थ जो थी, उसको कंबाइन कर दिया। लेकिन इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इंक्लूड नहीं करा गया था। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में इंक्लूड नहीं करा जाता है। अब जब इंक्लूड नहीं करा जाता है, तो फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। पहली बार यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अभी तक तो रशिया के साथ थे, लेकिन जब CIS का क्रिएशन हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, तब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जब इंक्लूड नहीं करा गया, तो उनको प्रॉब्लम हुई। तो उस समय पे रशिया ने बहुत जल्दीबाजी में एक फैसला किया और इनको मेंबर ना बना के फाउंडिंग मेंबर बना दिया। मतलब कि क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को मेंबर नहीं बनाया गया था, तो इसके विपरीत इनको फाउंडिंग मेंबर बना दिया जाता है। जब इनको फाउंडिंग मेंबर बना दिया जाता है, तो ये शांत हो जाता है। मतलब इनको लगता है ठीक है, मेंबर नहीं बनाया, फाउंडिंग मेंबर बना दिया डायरेक्टली, तो ये वापस से रशिया के साथ जुड़ जाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी टॉपिक में जो एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है सक्सेसर ऑफ USSR in UNSC। USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये है 5 कंट्रीज का समूह, और ये अभी भी 5 कंट्रीज हैं। इसमें कैसे याद रखोगे, इसमें एक कंट्री एशिया से है जिसका नाम है चाइना, इसमें 2 कंट्रीज यूरोप से हैं जिनका नाम है फ्रांस और यूके ब्रिटेन, और 2 कंट्रीज हैं US और USSR, जो चैप्टर में चली गई। तो अब इशू आता है कि USSR तो टूट गया, USSR का तो विखंडन हो गया। अब USSR की सीट किसको मिले, USSR की सीट क्या लैटविया को मिले, लिथुएनिया को मिले, एस्टोनिया को मिले, तजाकिस्तान को मिले, किर्गिस्तान को मिले, इतने सारे देश हैं। तो USSR में से किसको UNSC की सीट मिले, बाल्टिक वालों को मिले, CAR वालों को मिले, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को मिले, किसको मिले? तो डिसीजन लिया जाता है कि USSR की सीट जो होगी, USSR में से जो सीट मिलेगी वो मिलेगी रशिया को, और रशिया को UNSC की सीट मिल जाती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट जो होती है वो रशिया को मिल जाती है। इस तरीके से इस इशू को भी हैंडल कर लिया जाता है। अब आगे चलते हैं चैप्टर में, तीसरे नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर चलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक निकल के आता है वो आता है कॉन्सिक्वेंसेस
डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि नतीजा क्या निकला, सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ ये हमने देखा, उसके बाद के क्या इश्यूज आए हमने ये भी देख लिया, सोवियत सिस्टम क्या था ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जब विखंडन हो रहा है, सोवियत यूनियन टूट रहा है, तो उसके क्या नतीजे निकलने शुरू होंगे। सबसे पहला जो नतीजा निकल के आता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का, वो निकल के आता है चैप्टर का जो खुद का नाम है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब कि यूएस और यूएसएसआर टूट गए। वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट में था, अब वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर हो गया, मतलब कि वर्ल्ड में एक ही पावर बच गई जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद दूसरा नतीजा क्या निकल के आता है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। अभी तक तो यूएसएसआर और यूएस के बीच में कंपटीशन चल रहा था, सैटेलाइट्स को लेके, स्पेस को लेके, आर्म्स को लेके, ओशियन को लेके, हर एक चीज़ में ये लोग कंपटीशन कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब वर्ल्ड जो था उसकी बाइपोलैरिटी खत्म हो रही थी, तो ये कंपटीशन भी खत्म हो जाता है। वर्ल्ड में कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस खत्म होने के साथ साथ ये जो कंपटीशन था ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसी को बोला जा रहा है एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस। तीसरा, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, मतलब कि नई नई कंट्रीज का राइज होना शुरू हुआ। यूएसएसआर टूट गया तो अब लैटविया अलग हो गया, लिथुआनिया अलग हो गया, एस्टोनिया अलग हो गया, तजाकिस्तान अलग हो गया, किर्गिस्तान अलग हो गया, ऐसे अलग अलग देश अलग अलग होना शुरू हो गए। तो नई नई कंट्रीज का राइज होना शुरू हुआ, आया समझ में। तो ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस में हम ये वाला टॉपिक भी कंक्लूड कर सकते हैं आपसे। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलना शुरू करते हैं। तो जब अब नई नई कंट्रीज बन रही थी, उन कंट्रीज के साथ एक इशू आ रहा था कि वो नई कंट्रीज अलग तो हो गई यूएसएसआर से, सोशलिज्म से तो अलग हो गई, अब उन कंट्रीज को किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत थी। तो उन कंट्रीज को हैंडल करने के लिए एक शॉक थेरेपी दी गई। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको डॉक्टर्स, आपने देखा होगा, एकदम से खड़ा करने के लिए उसको शॉक देते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति जो है वापस से जिंदा हो जाए। तो वैसे ही एकदम से खड़ा करने के लिए कुछ कंट्रीज, जो नई कंट्रीज आ रही थी, इनको शॉक थेरेपी दी गई। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो फाइनेंशियल हेल्प बाय IMF and World Bank to the newly independent country। IMF कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। वर्ल्ड बैंक कौन है? वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूट करे जाते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट में। इनका काम ही होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज की हेल्प करना। उसके बाद अभी यूएसएसआर की हेल्प करने वाले थे आफ्टर 1990। तो ये है शॉक थेरेपी। अब देखो होता क्या है कि IMF और वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल हेल्प तो दे देते हैं और इनकी इंटरेस्ट रेट भी कम होती है। क्योंकि इनकी इंटरेस्ट रेट कम होती है, इसकी वजह से उस लालच के चक्कर में बहुत सारी कंट्रीज, जैसे आज के समय पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, फाइनेंशियल हेल्प ले लेती है। लेकिन इनकी जो शर्तें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी शर्तें होती हैं जिससे कि कंट्रीज़ की
डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है, कंट्रीज खुद के फैसले खुद नहीं ले सकती है। जैसे कि कंडीशंस imposed on न्यू कंट्रीज, क्या क्या कंडीशंस होती हैं? फॉर फाइनेंशियल हेल्प बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो जो पहली कंडीशन उनके ऊपर इम्पोज हो जाती है वो होती है प्राइवेटाइजेशन। मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज हो जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक बोलते हैं कि लोन तो दे देंगे, लेकिन जो कंपनीज हैं अब वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं रहेगी, वो प्राइवेट हाथों में आ जाएगी। इनके ऊपर ये पहली शर्त लग जाती है। इनके ऊपर जो दूसरी शर्त लगनी शुरू होती है वो होती है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की। मतलब कि इनको बोला जाता है कि फाइनेंशियल हेल्प तो मिलेगी लेकिन करेंसी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे कि हम INR को डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हैं, 70 रुपये जो होते हैं वो डॉलर के बराबर लगभग हो जाते हैं। वैसे ही जो इनकी रुबेल करेंसी थी उसको कन्वर्ट कराने के लिए बोल दिया जाता है कि फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, कंडीशन क्या है कि करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। थर्ड है, इनके ऊपर एक और जो शर्त लग जाती है वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। मतलब कि इनको बोल दिया जाता है कि बाहर से जो निवेश आएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि बाहर के कंट्रीज़ के लोग बाग जो होते हैं वो भी रशिया में पैसे वगैरह निवेश कर सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और कंडीशन इनके ऊपर लग जाती है कि अब इनकी जो इंडस्ट्री होगी वो डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडस्ट्री नहीं होगी, वो इंडस्ट्री जो होगी वो ओपन डोर इकोनॉमी के ऊपर ऑपरेट करेगी। मतलब कि अभी तक तो रशिया USSR जो है वो खुद ही उत्पादन कर रहा था, खुद ही खपत कर रहा था, लेकिन अब ये इंपोर्ट भी करा करेंगे और एक्सपोर्ट भी करा करेंगे। इनके ऊपर ये भी कंडीशन लग जाती है। तो इन सारी कंडीशंस के अंडर प्राइवेटाइजेशन, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, FDI, ओपन डोर इकोनॉमी, तब जाके IMF और वर्ल्ड बैंक इन कंट्रीज की हेल्प करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमने देखा। क्या वास्तविकता में हेल्प हुई या कुछ नुकसान हो गया, अब ये देखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। मतलब कि ये शॉक थेरेपी जो थी इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका ये अच्छी शॉक थेरेपी होती है, क्या ये फायदे की शॉक थेरेपी होती है, क्या ये नुकसान की शॉक थेरेपी होती है, इसके फायदे और नुकसान इनको हम एड्रेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, तो इसको बोला जाता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट गैराज सेल होगी। वैसे तो अगर अब एक लाइन में हम ख़त्म करने की कोशिश करें इस टॉपिक को तो शॉक थेरेपी जो थी वो फेलियर थी, शॉक थेरेपी का फ़ायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा हुआ था। लेकिन अगर छोटे छोटे पॉइंट्स में देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है लार्जेस्ट गैराज सेल। लार्जेस्ट गैराज सेल का मतलब क्या है कि होता क्या है कि ये जो कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के हाथ से प्राइवेट हाथों में जा रही थी, इनके लिए वाउचर्स इशू होते हैं। USSR जब टूट रहा है तो जो कंपनीज गवर्नमेंट के हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथों में से प्राइवेट हाथों में जाने वाली थी, अब इसके लिए वाउचर्स इशू होते हैं, अलग अलग वाउचर्स इशू होते हैं। कैसे वाउचर्स इशू होते हैं, जैसे कि जो भी जनता होती है उनके बीच में वाउचर्स देना शुरू कर देती है गवर्नमेंट कि आपको प्राइवेट कंपनी चाहिए, आपको प्राइवेट कंपनी चाहिए, ये लो वाउचर।
जनता उन वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में बेच देती है। ब्लैक मार्केट में बेच देने का लालच ये होता है कि गवर्नमेंट के पास से वो वाउचर खरीदती है 100 में और ब्लैक मार्केट में जाके माफिया को बेच देती है 200 में। गवर्नमेंट ने सोचा था कि गवर्नमेंट कंपनी जाएंगी प्राइवेट हाथों में, लेकिन बीच में माफिया लेकर चले जाता है। माफिया इमर्ज होना शुरू होता है क्योंकि जो ब्लैक मार्केट होता है वहाँ पे से वो लोगों से वाउचर्स खरीद लेता है। और अभी भी आप देखोगे तो रशिया में काफ़ी ज़्यादा माफिया जो है वो पॉपुलर है। थर्ड होता है फूड इन्फ्लेशन का। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है कि फूड इन्फ्लेशन आ जाता है। रशिया रशिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज होती हैं, बाल्टिक स्टेट्स जो होते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो होते हैं, वो अपनी खाने पीने की ज़रूरतों के लिए भी निर्भर हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। मतलब अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रशिया में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करी जाती थी, सब लोगों को पर्याप्त खाना वगैरह, शेल्टर वगैरह, हाउसिंग वगैरह, एजुकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें मिली थी। लेकिन फूड इन्फ्लेशन में रशिया अपने खाने के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर होना शुरू हो जाएगा। रशिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, वो अपनी खाने की ज़रूरतों के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर होना शुरू हो जाती हैं। इसी को बोला जा रहा है फूड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाउनफॉल ऑफ रूबेल। रूबेल की वैल्यू गिर गई। मतलब कि जब हमने करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का टॉपिक पढ़ा था, हमने देखा था कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला था फाइनेंशियल हेल्प तो करेंगे, लेकिन बदले में करेंसी का कन्वर्जन कराना पड़ेगा। और जब करेंसी का कन्वर्जन कराया तो रूबेल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गई। जैसे अभी के समय पे लगभग 75-80 के आसपास हमारा $1 आ जाता है। तो आप ये मान के चलो कि उस समय पे रूबेल की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई कि 500, 600, 700 रुपये में जाके $1 वो ले पा रहे थे। तो रूबेल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। रशिया की जो करेंसी है रूबेल, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाती है। फोर्थ वाला देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन विथ वीक जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। कहने का मतलब होता क्या है कि जो नई नई कंट्रीज़ हैं, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, रशिया वगैरह, ये बहुत जल्दीबाजी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, नया संविधान बनाना शुरू करती हैं। USSR से टूटती है और बहुत जल्दीबाजी में नया संविधान रचना शुरू करती है। जब ये नया संविधान रचना शुरू करती हैं तो उस समय पे एग्जीक्यूटिव को तो स्ट्रांग बना दिया जाता है। देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें के लोग एग्जीक्यूटिव को तो स्ट्रांग बना देते हैं और जुडिशरी और लेजिस्लेचर को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास तो बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती है, लेकिन जो जजेस और जो पार्लियामेंट उनको चेक में रखने वाले होते हैं, उनके पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं होती कि वो प्रेसिडेंट को कंट्रोल कर सकें। ये सारी चीज़ें होना शुरू होती हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलना शुरू करते हैं। जब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वो टॉपिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी में तो है, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी से रिलेटेड नहीं है। कहने की बात हो रही है कि आज के समय पे उन कंट्रीज़ के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो आज के समय पे 90s के बाद रशिया की राइज होनी शुरू हुई है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैव स्टार्टेड राइजिंग अगेन ड्यू टू रेंट ऑन पाइपलाइन नेटवर्क फॉर
रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो वापस से राइज करना शुरू कर रहे हैं। वो अपनी जो ज़मीन होती है उसके ऊपर पाइपलाइंस बिछाना शुरू कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो लोग ऑयल और नेचुरल गैसेस वगैरह सप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। इन सारे कारणों की वजह से वहाँ पर वापस से उन लोगों के पास पैसा वगैरह आना शुरू हुआ है और उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हो गई। अब इसके साथ हम चैप्टर के कंक्लूडिंग पार्ट पे आ गए हैं और चैप्टर का जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो बात कर रहा है कि इंडिया के साथ क्या रिलेशंस है। तो हमारे रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं और टाइज विथ यूएसएसआर वर strong and are carried forward with रशिया। मतलब कि हमारे जो रिलेशंस थे वो यूएसएसआर के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे और अब रशिया के साथ भी हमारे वैसे ही रिलेशंस हैं, जैसे कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। रशिया और इंडिया के बीच में मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स मतलब बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमने एक दूसरे के साथ साइन कर रखे हैं। इसके अलावा हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन भी अच्छा है। मतलब कि जो हम मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं ना, जैसे कि हमारी ब्रह्मास्त्र और रॉसकॉस्मोस, ये दोनों मिसाइल्स जो हम मिलके बनाते हैं, तो ये मिसाइल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिसाइल्स होती हैं और हम कोऑपरेशन वगैरह करना शुरू करते हैं इन मिसाइल्स के लिए। इसके अलावा हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी स्ट्रॉन्ग है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग है कि हम जब भेल बना रहे थे, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रहे थे, या फिर जो हम सेल बना रहे थे, स्टील इंडिया लिमिटेड बना रहे थे, जब हम ऐसी सारी कंपनीज वगैरह बना रहे थे तो उस समय पर रशिया ने हमारे को फाइनेंशियल हेल्प दी थी और इन कारणों के साथ हमारा इस कारण की वजह से भी हमारा और उनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी हमारा स्ट्रॉन्ग है इनके साथ। मतलब जो कश्मीर के ऊपर हमारा स्टैंड रहता है वही रशिया का स्टैंड रहता है। इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी लगभग हमारा दोनों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहता है। इसके अलावा हमारी जो समाजवाद वाली आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो भी रशिया से निकल के आती है। अगर एक और पार्ट में देखें तो हमारा कल्चरल टाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे जो अभिनेता वगैरह हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन जैसे जो सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, उनको भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिकॉग्नाइज करा जाता है। मतलब वहाँ की कंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस है, फ्रेंडली रिलेशंस है। आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि 1971 में जब लड़ाई हो रही थी बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए और पाकिस्तान को यूएस और चाइना दोनों सपोर्ट कर रहे थे और उस समय हमारे पास ऐसी कोई भी कंट्री नहीं थी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, हमारे पास खुद के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। तो हमने रशिया के साथ एक 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी उस समय के यूएसएसआर के साथ और उन्होंने अपने जो युद्धपोत होते हैं वो इंडियन ओशन में लगा दिए थे, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को डोमिनेट कर पाए और बांग्लादेश को लिबरेट कर पाए। तो तब से हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं।